Hello student, welcome to ESS study point. Today we will be study about the human digestive system. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार से काम करता है। तो मानव में जो पाचन तंत्र होता है उसमें क्या होता है, पहले अंतर्ग्रहण होता है। जैसे हम भोजन को क्या करते हैं, निगलते हैं, खाते हैं, तो अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन में जैसे हम भोजन को मुंह में रख लेते हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, इंजेशन हो गया, यानी कि उसको हमने क्या कर लिया, अंतर्ग्रहित कर लिया। उसके बाद हमारा क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब उसका क्या होता है, पाचन होता है, जिसमें हमारी लाल ग्रंथियां हैं, एंजाइम्स हैं और पूरा आँत से निकलने वाले जो क्या है रस हैं, अमाशय से निकलने वाले जठर रस हैं, ये सारे के सारे मिल करके उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। आँत है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है, ये सारे लीवर या क्या है पाचन में भूमिका निभाते हैं। उसके पास क्या होता है, आँत में हमारा क्या होता है, अवशोषण होता है। जो भोजन हम किए रहते हैं उनका अवशोषण होता है। फिर बड़ी आँत में भी उसका बचा हुआ शेष भागों का अवशोषण होता है। और जो कुछ भी बचा हुआ रहता है बड़ी आँत के माध्यम से और गुदा द्वारा या गुदानाल के माध्यम से क्या होता है, वो बाहर कर दिया जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार से काम करता है। तो मानव में जो पाचन होता है मुख्यतः दो प्रकार से होता है, भौतिक और रासायनिक पाचन। लेकिन इसका क्रम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। पहले अंतर्ग्रहण होगा। क्या होगा, अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसका पाचन होगा। क्या होगा, पाचन होगा। पाचन के पश्चात क्या होगा, उसका अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण के बाद पश्चात क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। क्या होगा, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के पश्चात क्या होगा, उसका उत्सर्जन, यानी कि मल परित्याग, इजेशन। मल परित्याग को इजेशन बोलते हैं। यानी कि जो वेस्टेज मटेरियल बढ़ जाता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, इजेशन, मल परित्याग। और यह होता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। यह क्या होता है, ऑब्जर्वन होता है, ऑब्जर्प्शन। और यह होता है डाइजेशन होता है, डाइजेशन। यह क्या है, इंजेशन। यानी कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि मुंह में रखते हैं, फिर उसको दांत के माध्यम से चबाते हैं, जीभ के द्वारा मिलाते हैं, उसमें लाल ग्रंथियां काम करती है। फिर वो हमारे कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, तो वहाँ से उसका पाचन प्रारंभ होता है। पाचन तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, जब हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं वहीं से पाचन प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि जो उसमें से मटेरियल निकलता है, जैसे कि जो एंजाइम्स के द्वारा भोजन को टूटता है, जो उसमें से एनर्जी होता है वो उसका अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। फिर उसका स्वांगीकरण होता है, पूरी तरह से निचोड़ करके एसिमिलेशन कर लिया जाता है आंत में। फिर उसके पश्चात जो कुछ भी मटेरियल बच जाता है जिसको वेस्टेज बोलते हैं, उसका क्या होता है, बहिक्षेपण, यानी कि बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे पाचन कितने प्रकार का होता है। पाचन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पाचन कितने प्रकार का होता है, पाचन दो प्रकार का होता है। पाचन दो प्रकार का होता है, भौतिक पाचन और रासायनिक। भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में क्या है, जैसे कि हम भोजन को ग्रहण कर लिए, भोजन ग्रहण करने के पश्चात जो हमारा दांत है क्या करता है, उसको चबाता है। और चबाने पीसने के पश्चात क्या करती है, जीभ उसको मिलाती है। तो दांत के बारे में पढ़ लेते हैं कि दांत क्या होता है। मानव क्या है, विषम दंती है और द्विबार दंती है, क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में कितनी बार दांत आता है, दो बार आता है। विषम दंती इसलिए है क्योंकि उसमें जो दांत है अलग अलग है, जैसे कि कृंतक है, रदनक है, अग्रचौड़क और चौड़क, ये चार प्रकार के दांत हैं। एक ही प्रकार के दांत सभी नहीं है, इसीलिए क्या है, मनुष्य विषम दंती है। और कितने द्विबार दंती, यानी मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार आता है, द्विबार आता है। अब हम बात करते हैं भौतिक में दांत के बारे में कि दांत किस प्रकार होता है। तो दांत हमारा जो होता है वह जीवन काल में दो बार निकलता है, 2102, 2123। ठीक है, यह क्या होता है, दांत का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है, मल्टीप्लाई 2123। इसका मतलब क्या है, यह कृंतक है। क्या है, कृंतक, जिसको हम बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर, कृंतक, यानी कि दो दांत। हाथी में यह पाया जाता है, इसके अंदर हाथी में पाया जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, केनाइन है।
जिसको हम बोलते हैं रदनक। यह कितना पाया जाता है? 1। कितना पाया जाता है? 1। यह शेर और में है, और क्या है, शेर में है, बिल्ली में भी पाया जाता है। जितने भी मांस खाने वाले जीव हैं उनमें कैनाइन पाया जाता है। इंसीजर है, कैनाइन है, और क्या हमारा है? प्रीमोलर है, प्रीमोलर, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक में कितना है? 2 है। उसके बाद क्या है? मोलर, यानी कि चवर्णक। ठीक है, चौड़ा कितना है? 3। अब हम देखते हैं कि यह जो हमारे इंसीजर कृंतक है उसका काम क्या होता है। कृंतक क्या करता है? किसी भी चीज को काटने का काम करता है। इसका काम करता है? काटने का काम करता है, इसे काटा जाता है। कैनाइन क्या करता है? उसको फाड़ने का काम करता है। जैसे कोई मानसून खाता देखते हैं उसके साइड से लेके खींचता है, कि जो मनुष्य के साइड में क्या होता है, नुकीले नुकीले दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर क्या करता है? अग्र चौड़क, वह भी चबाने का काम करता है। सेम वही काम मोलर भी करता है, चौड़क यानी चबाने और पीसने का काम करता है। कौन? मोलर और प्रीमोलर। अब हम देखते हैं कि जो इंसीजर यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया है। यहाँ पे हम मान लीजिए कि ऊपर हमारे नीचे 16 दांत होगा, 16 ऊपर होगा, तो यहाँ से आधे भाग से हम कर लेते हैं। तो आप आधे भाग में नीचे 4 दांत होता है, कृंतक कितना होता है? 4। तो 2 भाग इधर से ले लेते हैं, आधा वर्ष ऐसे डिवाइड करके इसको ऐसे ले लेते हैं। 2 दांत इधर हो गया, ठीक है। एक कैनाइन हो गया, देखेंगे चौक सा निकला हुआ होता है। उसके बाद प्रीमोलर कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद मोलर कितना होता है? 3 होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यह हमारी श्रेणी। अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लें, यहाँ से आधा पर से, नाक पर से, तो 2 दांत कृंतक होगा इधर इस साइड में नीचे, और 1 दांत क्या होगा हमारा? रदनक होगा, और 2 दांत किसका होगा? अग्र चवर्णक का होगा, और 3 दांत किसका होगा? चवर्णक का होगा। ठीक है, तो इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर और मोलर हो गया, यह सारे क्या है? दांत हैं। और कृंतक दांत अक्सर किसमें पाया जाता है? केवल हाथी में पाया जाता है। पूर्ण शाकाहारी होता है। शाकाहारी जीवों में केवल एक दांत लगभग पाया जाता है, और यह चबाने वाला मोलर पाया जाता है। कैनाइन दांत शाकाहारियों में नहीं पाया जाता है, यह केवल मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। चूंकि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? इंसीजर और कैनाइन दोनों पाया जाता है। यानी कि इंसीजर क्या करता है? काटता है और मांस को फाड़ने का काम करता है, रदनक करता है। ठीक है, मनुष्य में पाया जाता है। प्रीमोलर क्या है? अग्र चवर्णक, और मोलर क्या है? चवर्णक, यानी काटने पीसने का काम यह दोनों करते हैं। इसमें एक चवर्णक में आता है, इसमें कितना दांत लिखा है? देखो 2 दांत। 2 दांत जो लास्ट में निकलते हैं, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़। क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़ बोलते हैं। ठीक है, या 3 होता है, मतलब 3 इस साइड 3 इस साइड, तो 3 3 6 हो गया, 6 ऊपर 6 नीचे हो गया। लेकिन इसमें कितना है? पहले 2 ही निकला हुआ होता है। दूध के दांत के समय कितना निकला हुआ होता है? 2। और 2 टूटता है तो फिर एक और निकल जाता है। 2 निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन उसके साथ एक और की कमी है ना, तो एक और निकलेगा। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़ या बुद्धि का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि का दांत, जो 21 से 24 वर्ष के बीच में या 25 वर्ष में निकलता है। 21 वर्ष के बाद ही निकलता है बुद्धि। बुद्धि का दांत, जिसको हम विजडम टूथ के नाम से भी जानते हैं। बुद्धि का दांत, अक्ल दांत, इसको क्या बोलते हैं? दूध का दांत। दूध का दांत, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा क्या होता है? छोटा होता है, तो जो उसका 6 महीने के बाद दांत निकलना प्रारंभ होता है, और 8 वर्ष तक क्या होता है? या गिर जाता है, फिर दोबारा निकलने लगता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दूध का दांत। या एक बार गिर जाता है और फिर दोबारा यह वाला पूरा स्ट्रक्चर निकल के आता है सामने, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी दांत। इसको क्या बोलते हैं? स्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। दूध के दांत कितने होते हैं? यानी अस्थायी दांत। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। यह भी क्या करते हैं? हमारे पाचन में सहयोग करते हैं, क्योंकि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि इंजेक्शन में भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर दांतों के माध्यम से क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं, चबाते हैं और पीसते हैं। इसमें क्या है? इंसीजर हमारा कृंतक है, जो हाथी में पाया जाता है। कैनाइन शेर में पाया जाता है, मनुष्यों में भी पाया जाता है, लेकिन अक्सर करके पाया जाता है। उसमें प्रीमोलर, चवर्णक और अग्र चौड़ा। बुद्धि का दांत, विजडम टूथ क्या होता है? जो लास्ट में जो बचे हुए रहते हैं, एक इधर का एक इधर का, 2 और 2 ऊपर के, यानी कि 4 दांत जो बचे हुए रहते हैं लगभग, वह क्या करते हैं? देखो यहाँ से कितने हैं? 3 है, तो 3 में यहाँ 2 2 है, 2 2 4 है, यहाँ पे 6 होना चाहिए। 3 3 6 6 12, तो 8 दांत हमारे क्या आते हैं? नहीं, 4 दांत का आते हैं, बाद में आते हैं। 4 दांत बाद में आते हैं 21 से 25 वर्ष के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? विजडम टूथ बोलते हैं। ठीक है, अब जीव के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा यह क्या है?
जीभ है, ठीक है, क्या है, जीभ है। और यह हमारी जीभ पे क्या है, सभी स्वेद ग्रंथियां, स्वेद जिससे हम स्वाद लेते हैं ना, स्वाद कलिकाएं हैं, स्वाद कलिकाएं। अब इसमें क्या होगा, आगे से हम मीठा लेते हैं, आगे से मीठा, यानी मीठा का हमको स्वाद कहाँ से पता चलता है, आगे वाली जीभ से। पीछे वाली जीभ से कैसा स्वाद पता चलता है, कड़वा यानी बीटर वाला स्वाद पीछे से पता चलता है। और जो यह आगे का जो भाग होता है पार्श्व किनारे पर, वहां से हमको प्राप्त होता है खट्टा, कैसा, खट्टा। और पार्श्व किनारे के जो पीछे वाला भाग होता है वहां से हमको प्राप्त होता है नमकीन, नमकीन का स्वाद पता। और जो बीच में यह जब दर्दग्राही है, क्या है, दर्दग्राही इसको बोलते हैं, इससे हमको तीखा का अनुभव होता है, किसका, तीखा का। यानी जीभ हमारा क्या है, एक मांसल भाग होता है, मांस से बना हुआ होता है, जो हमारे कहाँ, यहाँ पे जो टॉन्सिल्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घेटी बोलते हैं ना, टॉन्सिल के समीप में मांस से जुड़ा हुआ, और जो ऊपर तालु होता है, इससे इसके समीप में टॉन्सिल लगा होता है, और जो तालु होता है, जो आगे वाला तालु होता है लेकिन पश्च तालु के पास में, वह क्या होती है, जुड़ी हुई होती है मांसल यहाँ से, जिससे जीभ का काम क्या है, यह बोलने में सहायता करती है, इसका बोलने में सहायता करती है, भोजन को चबाते हैं तो उसको मिलाने पीसने में काम करती है, भोजन को निगलने में सहायता करती है। तो बीज हमारा जो हमारा जीभ है यानी कि जिह्वा जो है, ये सब काम में इसे हम ये सब कार्य लेते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक पाचन क्या होता है। रासायनिक पाचन में हम प्रारंभ करते हैं मुख से, क्योंकि मुख से हम प्रारंभ करते हैं ना भोजन को चबाना, मुख से भोजन को चबाना प्रारंभ करते हैं। तो मुख के ही बारे में हम जानते हैं, मुख क्या है। तो यहाँ से हम मुख गुहा की बात करते हैं, किसकी, मुख गुहा। अगर कभी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि डाइजेशन हमारा प्रारंभ कहाँ से होता है, तो कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से ही। यानी मुख से हम भोजन को चबा रहे हैं तो वहां से भोजन स्टार्ट हो जाएगा पचना, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, जीभ, और जीभ में होती है लार ग्रंथियां। और यहाँ से जैसे भोजन ग्रहण कोई मीठा उठा देखते हैं, अचानक बाजार में आ गया, अरे बाप रे क्या बताएं, फिर पूरा मुंह में पानी पानी भर जाता है, किसी का तो ऐसे ही लार टपक जाता होगा। तो रासायनिक में क्या है, मुख गुहा है हमारा। मुख गुहा में क्या है, लार ग्रंथियां हैं। पहले मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है, इसमें क्या है, लार ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि क्या करती है, उसमें से सलाइवा निकालती है, क्या निकालती है, सलाइवा, यानी कि लार का उत्सर्जन करती है, यानी लार को निकालने का काम करती है। और यह लार लगभग एक दिन में कितना निकल जाता है, एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास क्या निकलता है, 1.5 लीटर के आसपास ये निकलती है। 1.5 लीटर, सोचो भोजन ग्रहण करते हैं, 1.5 लीटर के आसपास सलाइवा निकलती है। सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 6.8 होता है, 6.8। यानी कि लार का जो पीएच वैल्यू होता है 6.8 होता है। इससे हमको पता चलता है कि यह क्या है, अम्लीय है। क्या है, अम्लीय। पूरा अम्लीय नहीं है, कम अम्लीय है, क्योंकि 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अम्लीय है लेकिन कुछ हद तक अम्लीय है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह ऊषा वाला अम्ल, HCl वाला अम्ल नहीं है ना। यह क्या है, अम्लीय है। पीएच इसका कितना है, 6.8 है, यह अम्लीय है। और 1.5 लीटर लगभग एक दिन में पूरा का पूरा क्या निकल जाता है, हमारा सलाइवा निकल जाता है। पूरा का पूरा 1 लीटर एक दिन में पूरा सलाइवा निकलता है। अब हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। तो लार ग्रंथि जो होती है हमारी, उसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथि कितनी प्रकार की है, 3 प्रकार की है। तो यह तो ये निकल गई। अब यहाँ से हम देख लेते हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि कितनी है, 3 लार ग्रंथि, जिसको सलाइवा ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड बोलते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। जो लार ग्रंथि है उसमें 3 प्रकार की ग्रंथि है, 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की है, लार ग्रंथि में जो सलाइवा निकलता है उसका पीएच मान कितना है, पीएच वैल्यू 6.8 है। यह कितनी आती है, लगभग 1.5 लीटर एक दिन में आ जाती है। इसको यहाँ पे लिख देंगे, बाद में आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से हमारी लार ग्रंथियां हैं, जिसमें एक हमारा क्या है, पैरोटिड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, पैरोटिड, जिसको कर्णपुर ग्रंथि बोलते हैं। पैरोटिड, पैरोटिड है, यानी कि कर्ण पूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व
ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड है। उसके बाद हमारा है अधोहनु। अधोहनु ये हमारा क्या है, हनु। हनुमान जी का नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि उसको इंद्र ने वज्र जब सूर्य भगवान को निगल लिया था, तो हनुमान नाम उनके पढ़ने का भी विचित्र एक वहाँ पे कहानी है। जैसे हनुमान जी बचपन में क्या थे, लाल फल उनकी माता ने कर दिया खाने के लिए, तो लाल फल के चक्कर में गए, सूर्य भगवान को निकल गए, तो वहाँ पे जो इंद्रदेव आए थे उनके हनु पे, यहाँ पे ठुड्डी पे क्या किए थे, वार किए थे ना, तो इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया, हनुमान, क्योंकि वो हनु पे वार को सह लिए थे ना। अधो हनु यानी कि इसके नीचे एक यहाँ पे लगभग इसके एकदम पिछले भाग में पाई जाती है ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं अधो हनु। अधो हनु, अधो हनु, अधो हनु ग्रंथि। उसके बाद हमारा है सबलिंगुअल, जिसको इंग्लिश सबमैक्सिली इसको बोलते हैं। सबलिंगुअल क्या है, अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा, अधोजिह्वा ग्रंथि यानी जीभ के नीचे पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल। और इसको सबमैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो यह हमारी क्या है, कर्णपुरु ग्रंथि काम करती है। कर्णपुरु ग्रंथि यहाँ पे होती है, कान से नीचे वाले भाग में कर्णपुरु ग्रंथि होती है, जिसमें एक स्टेंसन नाम की नलिका निकलती है। किस नाम की, स्टेंसन नाम की नलिका निकलती है। स्टेंसन नलिका निकलती है, और इसमें से दो एंजाइम से निकलते हैं, एमाइलेज और टाइलिन। एमाइलेज, टाइलिन। एग्जाम में कई बार पूछा है कि लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो टाइलिन। अब यह क्या करता है, जब हम भोजन को दांत के द्वारा पीस देते हैं, मिला देते हैं, तो इसमें से यह जो कर्णपुरु ग्रंथि है, यहाँ से एक लार का श्रवण होता है, जिसमें क्या होता है, एंजाइम एमाइलेज होता है और टाइलिन होता है। वह भोजन के साथ मिल जाता है और वहां से ही पचाने का प्रारंभ करने लगता है। यह हो गया। और एक और है एंजाइम, इससे निकलता है, यानी कि कर्णपुरु ग्रंथि से एमाइलेज के साथ साथ लाइसोजाइम निकलता है। कौन सा, लाइसोजाइम। यहाँ पे इसको गड़बड़ हो गया ना, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं लाइसोजाइम। कौन सा है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नामक एंजाइम निकलता है। और एक कौन निकलता है, टाइलिन। एमाइलेज या टाइलिन, यह भोजन को पचाने में क्या करता है, काम करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जो हमारे मुंह के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज, उसको रोकता है, यानी कि जीवाणुओं को रोकने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर बनते हैं उसको रोकने का काम करता है। हमको रात में ब्रश इसलिए करने के लिए कहा जाता है क्योंकि रात में हमारा मुंह बंद हो जाता है, और लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, जो हमारी कर्णपुरु ग्रंथि से निकलती है, वो निकलना बंद हो जाती है, और जिसमें जो कुछ भी खाना वाना फंसा रहता है उसमें से जीवाणु क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और क्या उसमें सड़ने और फिर बदबू आने का समस्या बन जाता है, दांत खराब होने का। इसलिए कहा जाता है कि रात में ब्रश करके सोना चाहिए, और दिन में अगर नहीं करते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया निकलने लगते हैं जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या जगह भी रहते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, तो जो लाइसोजाइम जो एंजाइम निकलता है वो बैक्टीरिया क्या करता है, मारने का काम करता है। ठीक है, तो हमारी कर्णपुरु ग्रंथि से एमाइलेज नामक एंजाइम निकल रहा है, और कौन सा, लाइसोजाइम नामक एंजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु से रक्षा करता है। एमाइलेज क्या करता है, भोजन में मिक्स होकर के उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि यह भोजन में मिल करके उसको पचाने का काम करता है, क्योंकि जो मंड होता है, यह मंड को परिवर्तित कर देता है किसमें, शर्करा में। किसमें चेंज कर देता है, शर्करा में। ठीक है, यानी ग्लूकोज में चेंज कर देता है। मंड को चेंज, यानी कि मंड जो होता है जल के साथ मिलता है, और इस एमाइलेज और टाइलिन के साथ मिलकर के किसमें चेंज हो जाता है, शर्करा में। ठीक है, अब यहाँ से अब भोजन सरकेगा कहाँ से, ग्रसनी के माध्यम से। अभी अधोहनु पढ़ना है ना। अधोहनु क्या होता है, अधोहनु जो होता है, यह हमारे जो हनु है, यह हनु है, इसके पीछे के ग्लैंड में यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, जिसे हम बोलते हैं अधोहनु ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, निचले जबड़े में होती है। और जो हमारा अधोजिह्वा ग्रंथि है वह क्या होती है, ये हमारे जीभ के नीचे, जैसे कि हमारा जो जीभ है दांत के पास में जब बोलते हैं तो उसमें देखते हैं लार निकलती रहती है हमेशा, इसको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल या फिर अधोजिह्वा ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रसनी के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे, ग्रसनी के विषय में। इसको मिटा दें, ले जी स्क्रीनशॉट लेना है तो ये मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं ग्रसनी के विषय में। तो ग्रसनी के विषय में पढ़ते हैं। ग्रसनी जो हमारा होता है 12 से 14 सेंटीमीटर, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। और यह कहाँ खुलती है भैया, यहाँ देखो श्वास नली है, क्या है, श्वास नली यहाँ पे है।
यह जो श्वास नली है और यहाँ पे फूड पाइप है, दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ मिल रही है। तो यहीं पे यह ग्रसनी है, यहाँ से हम भोजन लिए, यहाँ से यहाँ आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी। यह कितनी लंबाई होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे जो श्वास नली होती है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो इसको एक होता है एपिग्लॉटिस नाम का, क्या होता है, एपिग्लॉटिस, जिसको घाटी ढापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाटी ढापन। नहीं देखते हैं विक्स का प्रचार में, जब विक्स की गोली लो खींच के दूर करो, उसमें एक कीटाणु रहता है, उसको पकड़ के झूले रहता है, जब विक्स खाता है तो वो छोड़ देता है। तो वही क्या है, घाटी ढापन है, जो हमारे जो पश्च तालु है इससे जुड़ा हुआ, उसी के सेम नीचे होता है। और ये क्या करता है, जब भोजन ग्रहण करता है तो इसको ढांक लेता है। और कभी कभी अचानक जब हम सांस भी लेते हैं, भोजन निगलने का भी प्रयास करते हैं, तो खाना क्या होता है, श्वास नली में फंसता है, जिसके कारण हम बहुत तेजी से छींकते हैं, जिससे वह खाना क्या होता है, बाहर आ जाता है। अगर उस कंडीशन में अगर खाना बाहर ना आए तो हमारी मौत भी हो सकती है। तो ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर। या खुलती कहाँ है, फूड पाइप, और यह हमारा फूड पाइप है, यानी कि ग्रास नली है, यहाँ से भोजन नीचे जाता है। और श्वास नली और यह दोनों यहीं से क्या होती हैं, ग्रसनी समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, घाटी ढापन होता है, जो उसको ढांपता है। जब हम भोजन को निकलते हैं तो यहाँ पे श्वास नली उसको क्या करती है, बंद कर लेती है। और यहीं पे फेफड़ा बना दिया जाएगा, ऐसे फेफड़ा यहीं पे हार्ट होगा। तो लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है, पाचन पढ़ना है, फेफड़ा वाला विषय नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं ग्रास नली की। यह ग्रास नली जो हमारी होती है, यहाँ से हमने क्या पढ़ लिया, ग्रसनी के विषय में। ग्रास नली यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ से यहाँ तक आ रही है। तो ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर के बीच में होती है। लंबाई कम बेसी होती रहती है ना, तो इसकी भी लंबाई कम बेसी होगी। तो 23 से ग्रास नली की लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, श्लेष्म मौजूद होता है, जो भोजन को फिसलाता हुआ। अब देखो यहाँ पे भोजन ग्रास नली से आया है, टाइलिन के माध्यम से और लाइसोजाइम के माध्यम से क्या हुआ, उसमें मिल गया। जीभ क्या करती है, उसको मिला देती है, मिक्स करती है उस एंजाइम में, तो वहाँ भोजन क्या हो गया, चिकना हो गया। और यहाँ से जब भोजन आता है तो ऐसे फिसलता हुआ इसको यहाँ पर आता है। इस फिसल कर भोजन आने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन। यानी कि ये जो भोजन यहाँ से फिसल कर आ रहा है, क्रमानुकुंचन विधि, क्रमानुकुंचन कहते हैं उसको, क्रमानुकुंचन बोलते हैं। और इसे कहाँ आता है, अमाशय में। कहाँ आता है, अमाशय में। अब हम पढ़ते हैं अमाशय के विषय में कि अमाशय क्या होता है। तो अमाशय हमारा देखिए क्या है, अमाशय जे आकार की आकृति बनाया है। देखिए यहाँ से जे जैसा लग रहा है ना, तो अमाशय क्या है, जे आकार की आकृति बनाता है। यह 25 सेंटीमीटर लंबा आहारनाल का क्या होता है, सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है। कितना होता है, थैलीनुमा भाग होता है। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यह हो गया हमारा कार्डियक भाग। कौन सा भाग, कार्डियक। यहाँ देखते हैं कार्डियक भाग में हमारा कौन आके जुड़ा है, कार्डियक भाग में जुड़ा है ग्रास नली। क्या जुड़ा है, ग्रास नली, क्योंकि ग्रास नली ही यहाँ पे आके मिल रही है ना। तो कार्डियक भाग में क्या मिलता है, ग्रास नली मिलती है। और इसमें एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक ग्रंथि। क्या बोलते हैं, कार्डियक ग्रंथि बोलते हैं, जो भोजन का संकोचन व नियंत्रण करने में समर्थ होती है। अब इसको हम फिर डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ से हो गया हमारा मध्य भाग, जिसको हम बोलते हैं फंडिक। कौन सा भाग बोलते हैं, फंडिक। और यहाँ पर होता है हमारा फंडिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, यह हमारा फंडिक भाग है। इस भाग को बोलेंगे फंडिक भाग, और इसको बोलेंगे, कौन सा भाग बोलेंगे इसको, फंडिक भाग हो गया कार्डियक, इसको बोलेंगे कार्डियक, कार्डियक भाग अमाशय का। और इसको बोलेंगे मध्य भाग, या फिर इसको हम फंडिक भाग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, फंडिक मध्य भाग या फंडिक भाग। और यहीं पे होती है हमारी फंडिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, फंडिक। और यहाँ पे होती है कार्डियक ग्रंथि होती है, जो कहाँ खुलती है, ग्रास नली में। ग्रास नली यहाँ पे आके खुलती है। और मध्य भाग जो हमारा होता है उसमें फंडिक भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं, फंडिक ग्रंथि। फंडिक भाग में फंडिक ग्रंथि होती है, जिसमें से कुछ रस निकलते हैं। इसमें HCl निकलता है हमारा। क्या निकलता है, यहाँ से इसको अलग से पढ़ लेते हैं, उसमें स्थान नहीं ना। मध्य भाग यानी कि फंडिक ग्रंथि है हमारा अमाशय का। क्या है, फंडिक ग्रंथि है। तो फंडिक ग्रंथि में हमारा HCl क्या निकलता है, HCl। सोचो HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका pH वैल्यू कितना होता है, इसका pH वैल्यू होता है 1.5 से 2.5 के बीच में। सोचो कितना तगड़ा है, बहुत तगड़ा होता है, तभी तो भोजन को पचाता है।
क्या निकलता है, HCl निकलता है 1.5 से 2.5 pH मान का होता है, बहुत तगड़ा अम्ल होता है। pH ये थोड़ा होगा ना, pH इसका कितना होता है 1.5 से 2.5 के बीच होता है। इसी में निकलता है हमारा पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्सिन एंजाइम इसी मध्य भाग में निकलता है, यानी फंडिक भाग में पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है। पेप्सिन एंजाइम जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। कौन करता है, पेप्सिन। और इसी में एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है, रेनिन नाम का एंजाइम है। HCl क्या करता है, उसको तोड़ता है पहले पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड से पेप्सिन का निर्माण होता है और पॉलीपेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है। और प्रोटीन का जब पाचन होता है तो उसमें दुग्ध प्रोटीन, इसको रेनिन जो पाचन करता है दुग्ध प्रोटीन का। किसका पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन। या फिर इसको हम दुग्ध प्रोटीन को क्या बोलते हैं, केसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केसीन। तो केसीन का पाचन कौन करता है, रेनिन नामक एंजाइम। कौन, रेनिन नामक एंजाइम। एंजाइम की बात करेगा तो रेनिन नामक एंजाइम कौन करता है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम। अब वसा का पाचन रह गया, तो वसा का पाचन कौन करता है, वसा का पाचन करता है जठर रस। कौन, जठर रस। ठीक है, जठर रस जिसको हम लाइपेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइपेज। यानी लाइपेज का वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज नामक एंजाइम, जिसको जठर रस की श्रेणी में रखा जाता है। और ये सारे के सारे क्या है, जठर रस की श्रेणी में ही जाते हैं। लाइपेज नामक क्या है हमारा एंजाइम जो वसा का पाचन करता है। रेनिन नामक एंजाइम केसीन यानी दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। और इसी में फंडिक ग्रंथि के माध्यम से HCl हमारा उसी भाग में, फंडिक भाग में HCl निकलता है। और इसी ग्रंथि से निकलता है HCl-PH। इस ग्रंथि से हमारे क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। और इसमें HCl बनता है जिसका pH वैल्यू 1.5 से 2.5 होता है। अब हमारा बच गया एक भाग, कार्डियक भाग हो गया, मध्य भाग हो गया फंडिक। अब होता है पाइलोरिक भाग। कौन सा भाग होता है, पाइलोरिक भाग। और इसी पाइलोरिक भाग में क्या होती है, हमारी पाइलोरिक ग्रंथि होती है। क्या होती है, पाइलोरिक ग्रंथि होती है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देते हैं, यह हमारा हो गया पाइलोरिक भाग। कौन सा भाग है यह, इसी में लिख देते हैं ना, पाइलोरिक भाग। तो पाइलोरिक भाग में क्या होगा हमारा, यहाँ से इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक। अब इस पाइलोरिक भाग में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पाइलोरिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पाइलोरिक ग्रंथि। इस पाइलोरिक ग्रंथि से निकलता है हमारा म्यूकस। क्या निकलता है, यानी कि पाइलोरिक ग्रंथि से, पाइलोरिक ग्रंथि से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस जानते हैं ना, श्लेष्म जी, श्लेष्म। क्या, श्लेष्म। म्यूकस यानी कि श्लेष्म निकलता है। श्लेष्म का कार्य क्या होता है, यह जो HCl होता है इससे अमाशय की दीवार की रक्षा करता है। यानी कि म्यूकस करता है अमाशय की दीवार की रक्षा करता है। अमाशय की दीवार की रक्षा करता है, अमाशय के दीवार की रक्षा करता है। अमाशय के दीवार की रक्षा कौन करता है, हमारा पाइलोरिक ग्रंथि से निकलने वाला म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या करता है, उस HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। HCl जब ज्यादा मात्रा में निकलता है, हम देखते हैं हमको कट्टी डकार आने लगती है, तो हमको क्या किया जाता है, HCl को यानी कि हम लोग को निष्क्रिय कौन करता है, क्षार करता है। तो क्षार हमको दिया जाता है, जिसमें ORS घोल दिया जाता है ना, तो ORS घोल में क्षार होता है, बेकिंग सोडा भी दिया जाता है कभी कभी। तो HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब अमाशय के दीवार की रक्षा के लिए क्या निकलता है, पाइलोरिक ग्रंथि से म्यूकस। और म्यूकस को हम श्लेष्म कहते हैं। यह क्या करता है, उस दीवार को चिकना किया रहता है और HCl से रक्षा करता है। आप सोचो तो 1.5 और 2.5 का HCl अगर कभी हाथ पे गिर जाए तो हाथ को खदार के बाहर कर देगा। तो उससे रक्षा कौन करता है, पाइलोरिक ग्रंथि। अब जो हमारा यह भाग बचा है इसको हम बोलते हैं शेषाग्र। क्या बोलते हैं, शेषाग्र। मतलब उसका भाग का बचा हुआ भाग को हम क्या कहेंगे, शेषाग्र। अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है, 3 से 4 घंटे। अमाशय में, पूरे अमाशय की बात हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में भोजन इसमें कितना रहता है, 3 से 4 घंटे रहता है। 3 से 4 घंटे भोजन अमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है। कितना रहता है, 3 से 4 घंटे। और पेट के अंदर जो छाले पड़ जाते हैं, जैसे पेट के अंदर जो छाले पड़ते हैं
उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर बोलते हैं पेट के अंदर पड़ने वाले छाले, पेट के अंदर पड़ने वाले छाले, पेट के अंदर पड़ने वाले छाले। अब अमाशय हो गया। अब देखिए यहाँ से यकृत और पित्ताशय हमारा है, और क्या है? अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय और यकृत पढ़ने के पश्चात हम लोग चलेंगे कि ग्रहणी में से आत्म भोजन कैसे जाता है और वहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं और कैसे कैसे उसका पाचन होता है। अब अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही।